आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 के चैप्टर 11 के नोट्स जो आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। इंस्टाग्राम पर हमने चैप्टर के शॉर्ट नोट्स पढ़े थे, यहाँ पर हम चैप्टर को डिटेल में कवर करेंगे। विदाउट कटिंग एनी फर्दर डिले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लास 6 के चैप्टर 11 का नेम है नए साम्राज्य और राज्य, जिसका हम ओवरव्यू देख लेते हैं, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि चैप्टर में हमें क्या कवर करना है। फर्स्ट पेज पर हम देखेंगे क्या बताती है हमें प्रशस्तियां और समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट पेज पर आपको 2 सिक्कों के बारे में पता चलेगा। उसके नेक्स्ट पेज पर आप मैप के बारे में जानेंगे। देन हर्षवर्धन व विक्रम संवत की जानकारी आपको दी जाएगी। 5th पेज पर पल्लव व चालुक्य वंश के बारे में आपको देखने मिलेगा। उसके नेक्स्ट पेज पर आप ये जानेंगे कि इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था। उसके नेक्स्ट पेज पर 2 पॉइंट दिए हैं, एक नए प्रकार की सेना और दक्षिण के राज्यों में सभाएं। पेज 8 पर आप जानेंगे कि उस जमाने में कैसे लोग रहते थे और आप इसी पेज पर कालिदास के बारे में भी जानेंगे। इसके अगले पेज पर आपको इसी के रिलेटेड जानकारी मिलेगी और लास्ट वाला पेज आपके अन्यत्र के साथ इस चैप्टर को खत्म कर देगा। इस चैप्टर का स्टार्टिंग पॉइंट है अरविंद राजा कैसे बना। ये कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, मैं इसको जल्दी कवर कर लेती हूँ। अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया। उसने सोचा था कि वह शाही वेशभूषा में मूंछों पर ताव देते हुए रूप पहले कागज में लिपटी तलवार को शान से पकड़कर चहलकदमी करेगा। जरा सोचो उसे कितनी हैरानी हुई होगी जब उसे बताया गया कि बैठकर वीणा भी बजानी होगी और कविता पाठ भी करना होगा। एक संगीतज्ञ की राजा कौन हो सकता है, वो अरविंद सोचने लगा। यानी इस चैप्टर में हम एक ऐसे राजा के बारे में भी जानेंगे जो वीणा भी बजाता और कविता पाठ भी करता होगा। चैप्टर स्टार्ट होता है क्या बताती है हमें प्रशस्तियां। इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक अभिलेख से पता चलता है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिसेन द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा करना होता है। प्रशस्तियां लिखने का प्रचलन पहले भी था, जैसे तुमने अध्याय 10 में गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा, परंतु गुप्त काल में इनका महत्व और बढ़ गया। सतकर्णी सातवाहन का सबसे प्रमुख राजा था, परंतु आज हम इस गुप्त वंश के बारे में पढ़ेंगे। आगे दिया गया है समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। आओ देखिए समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है। कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा, युद्ध को जीतने वाले राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं, यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है। आगे हम इस वाक्य का अंश देखते हैं। यहाँ पर उस योद्धा समुद्रगुप्त के बारे में लिखा है कि जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे के गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। यानी राजा का वहाँ इस प्रकार से वर्णन किया गया था। अब वीणा बजाने वाले राजा समुद्रगुप्त के कुछ अन्य गुणों को सिक्कों पर दिखाया गया है, जैसे इस सिक्के में उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया। यानी इससे पता चलता है कि जो समुद्रगुप्त थे वो वीणा भी बजाते थे। ये आपका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर आपको जो मैप देखने मिल रहा है इसमें मैं कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ आपको, और ये मैप भी कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी बस यहाँ पर आप लोकेशंस देख सकते हो, पाटलिपुत्र, नालंदा, सातवाहन, अजंता, मतलब इनका कहाँ पर राज्य था, किसका कहाँ शासन था। नेक्स्ट पेज पर है विक्रम संवत। 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की थी तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। यानी चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि मिली और जब उन्होंने शकों पर विजय प्राप्त की तो उन्होंने क्या किया, संवत की स्थापना की। स्वतंत्र प्राप्ति के बाद भारत में विक्रम संवत को भी अपने राष्ट्रीय कैलेंडर में ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ स्थान दिया गया। इन बातों को आप नोट करना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है वंशावलियां। अधिकांश प्रशस्तियां शासकों के पूर्वजों के बारे में बताती है। ये प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के प्रपितामह, पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती है। उनकी माँ कुमारी देवी लिच्छवी गण की थी और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे जिन्होंने महाराजाधिराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त को महाराजाधिराज की उपाधि मिली और जो कुमार देवी थी उनकी माँ वो लिच्छवी गण की थी। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की। उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में ही उल्लेख है। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया। समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली यानी जो पूर्वजों की सूची होती है उससे भी जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है। जैसा कि हमने आगे सिक्कों पर देखा, उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को परास्त किया। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। कभी
कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट उनके दरबार में थे, इनके विषय में और अधिक जानकारी आपको अध्याय 12 में मिलेगी। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन थे जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी। देखो, ये एग्जाम में पूछा जाता है हर्षचरित किसने लिखी, बाणभट्ट ने, और किसके लिए लिखी, हर्षवर्धन के लिए। ठीक है, आगे और बढ़ते हैं। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। चीनी तीर्थयात्री श्वेतसांग, जिनके बारे में तुमने अध्याय 10 में पढ़ा था, कब आया था वो आपको कमेंट में बताना है। काफी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे। उन्होंने वहाँ जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण किया। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बने। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। नीचे दिया है पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियां। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। कहाँ के? दक्षिण भारत के। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच था। यानी पल्लवों की राजधानी क्या थी? कांचीपुरम, और चालुक्य की राजधानी क्या थी? ऐहोल, वातापी। ये एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे ये एक धार्मिक केंद्र भी बनता गया, जहाँ कई मंदिर थे। पल्लव तथा चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था जो समृद्ध शहर थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। और कौन से वंश के राजा थे? चालुक्य वंश के। इसमें उनके पूर्वजों, खास तौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। आगे पेज पर दिया गया है। रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिमी दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ होता है आनंद। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। सब कुछ सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, आपको समझ आ रहा होगा। पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। अल्पकालीन यानी होता है थोड़ी बहुत। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए। दुर्बल यानी कमजोर। पल्लवों और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। इसके बारे में हम क्लास 7th में पढ़ेंगे। मे भी ये टॉपिक आपके आंसर राइटिंग में काम आए, इसलिए इसको छोड़ते नहीं है। पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण था। भूमि कर यानी भूमि पर लगने वाला कर। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे, लेकिन धीरे धीरे कई बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद अनुवांशिक बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे। जैसे कि कवि हरिसेन अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी बने। महादंडनायक किसको बोलते हैं? जो न्याय करते, न्याय अधिकारी होते हैं। पॉइंट 2, कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। जैसे कि हरिसेन एक महादंडनायक होने के साथ साथ कुमारामात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्रहिक अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री था। संधि विग्रहिक उन्हें कहते हैं जो संधि करवाते हैं, मतलब कहीं लड़ाई हो जाती है तो आपके बीच में जो वार्तालाप करके जिस चीज को सोल्व करेगा उसको संधि विग्रहिक भी कहा जाता था पहले। पॉइंट 3 दिया है। संभवतः वहाँ के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बोलबाला था, यानी कुछ स्पेशल लोगों को भी अथॉरिटी दी जाती थी। इनमें नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सर्तवाह यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थों यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। यानी इन लोगों को भी वहाँ पर श्रेष्ठता दी जाती थी। नेक्स्ट पेज पर दिया है। इस तरह की नीतियाँ कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ इनमें से कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। तो पहले अगर किसी के पास इतना पैसा आ जाता था तो वो क्यों दूसरे की गुलामी करेगा, वो अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेगा। सिंपल सी बात है। तो इसमें पहले लोग ऐसा ही करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है नए प्रकार की सेना। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। पर इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिकों की सहायता देते थे। इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं होता था। बदले में इनमें से कुछ को भूमिदान दिया जाता था। दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सामंत कौन होते हैं। आगे लिखा है कि जहाँ कहीं भी शासक दुर्बल होते थे
ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है दक्षिण के राज्यों में सभाएं। देखिए इन टॉपिक को हम छोड़ भी सकते हैं क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर कहीं कहीं इनमें से कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें निकल रही है जो हमारे एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो फिर हम यही सोचेंगे कि ये एग्जाम में आ कैसे गया अगर एनसीईआरटी में था नहीं। तो इसलिए हम कोई भी चीज़ नहीं छोड़े ताकि हमारा बेसिक कवर करना न रह जाए। ठीक है, तो हम सारी चीज़ें पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चाएं। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामी का संगठन जिसे सभा कहते हैं। देखो अब कितनी छोटी छोटी बातें लिखी है पर ये हमें पता ही नहीं रहती, तो फिर हम बाद में सोचते हैं कि ये कहाँ से आ गया। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेती बाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे वहाँ उड़ नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। यानी जहाँ पर भूस्वामी नहीं होते थे वहाँ पे उड़ नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। ठीक है, नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था, यानी जो नगरम है वो व्यापारियों का एक संगठन था। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रही। नेक्स्ट पेज का पॉइंट दिया है उस जमाने के आम लोग। जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटके तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। देखो जो मूवीज़ बनती हैं वो हमारे सोसाइटी की इमेज बताती है। पहले कुछ ऐसे लोग थे ऑथर्स, उन्होंने ये बात कही थी कि जो फिल्में होती है वो हमारे समाज का आईना होती है, यानी जो हमारी सोसाइटी में है वही हमें हमारी मूवीज़ में दिखेगा। यहाँ पर लिखा है, चलो हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया, जबकि अन्य लोगों तथा महिलाएं प्राकृत बोलते हुए दिखाए गए। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम है, जो दुष्यंत नामक एक राजा और शाकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। नोट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसने लिखा? अभिज्ञान शाकुंतलम, कालिदास ने। साथ में किसके ऊपर लिखा गया? एक दुष्यंत नाम का राजा और शाकुंतला नाम की एक युवती है, उसकी प्रेम कहानी के बारे में। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात भी कही गई है। यहाँ पे बस एक स्टोरी है, मैं इसको आपके सामने बता देती हूँ, आप इसे पॉज करके अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए। नेक्स्ट पेज पर दिया है चीनी तीर्थयात्री फाशियन का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं, अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए ये लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते रहते थे, यानी लकड़ी बजा के उनको उस बाजार में या शहर में एंटर करना पड़ता था। ये आवाज़ सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी भी प्रकार के संपर्क से बचाते थे, यानी वो उस व्यक्ति को छू ना जाए इसलिए वो उस लकड़ी को बचाकर उस बाजार में एंटर करते थे। एक जगह बाणभट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण दिया है। यहाँ आप इसको पढ़ सकते हैं, मैं इसको भी पॉज कर रही हूँ। आप कमेंट में मुझे ये बताएंगे कि फाशियन भारत कब आया था। अन्यत्र लास्ट टॉपिक है, इसमें लिखा है मरुभूमि होते हुए भी सदियों से अरब यातायात का एक बड़ा केंद्र था। दरअसल अरब व्यापारी तथा नाविकों ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अरब में रहने वाले अन्य लोगों में बेदुइन थे जो घुमक्कड़ कबीलों के होते थे। ये मुख्य रूप से ऊँटों पर आश्रित होते थे क्योंकि ये एक ऐसा मजबूत जानवर है जो मरुभूमि में भी स्वस्थ रह सकता है। मरुभूमि यहाँ पर जहाँ पर पानी नहीं होता है, ज़्यादा गर्मी होती है, उसको मरुभूमि बोलते हैं। आगे लिखा है लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत की। पहले हमने ईसाई धर्म का पढ़ा था कि ईसाई धर्म की शुरुआत किसने की थी, आप मुझे कमेंट में बताओगे। यहाँ पर हम इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। इनका जो प्रमुख ग्रंथ है वो क्या है? कुरान, और उनका क्या था? बाइबल। यहाँ पर थोड़ा सा कुरान के बारे में दिया है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, बाकी ये चैप्टर खत्म हो चुका है। यहाँ पर गुप्त वंश की शुरुआत दी हुई है 1700 साल पहले और हर्षवर्धन का शासन दिया है 1400 साल पहले। चलो हम थोड़ा इस कुरान के अंश को पढ़ ही लेते हैं ताकि आपको भी थोड़ा नॉलेज हो जाए। मुसलमान स्त्रियां और पुरुषों के लिए, विश्वास रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, भक्त स्त्रियां और पुरुषों के लिए, सच्चे स्त्रियों और पुरुषों के लिए, धैर्यवान और स्थिर मन के स्त्रियों और पुरुषों के लिए, दान देने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, उपवास रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, अपनी पवित्रता बनाए रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, अल्लाह को हमेशा याद करने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, अल्लाह ने इन सब के लिए ही क्षमा का पुरस्कार रखा है। अगले 100 सालों के दौरान इस्लाम उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में भी फैल गया।
अरब नाविक जो इस उपमहाद्वीप की तटीय बस्तियों से पहले ही परिचित थे, अब अपने साथ इस नए धर्म को भी ले आए। अरब के सिपाहियों ने करीब 1300 साल पहले सिंध यानी आज भी जो पाकिस्तान में है उसको जीत लिया था। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप हमारे स्टडी कैफे के टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। इसका यूज़र नेम है studycafe_4311। साथ में आप हमारे इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आप इनका रिविज़न कर सकते हैं सभी चैप्टर्स को शॉर्ट में। बाकी अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हैं हमारे NCERT के, तो roxen4311 टेलीग्राम यूज़र नेम पर कॉन्टैक्ट करके ये नोट्स बाय कर सकते हैं। प्राइस काफ़ी कम है। सो धन्यवाद, मिलते हैं स्टडी कैफे में नई वीडियो के साथ। जय हिंद।